मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिज्ञासु बंधु बहनों, आज 2026 की सांडियागो यात्रा का ये दूसरा सत्संग, और इस बार हमने प्रवचन में थीम ली है द 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के 7 नियम। 2 नियम की हमने कल विस्तार से चर्चा की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहला नियम, लॉ ऑफ डिटैचमेंट दूसरा नियम। आज हम तीसरे और चौथे नियम की थोड़ी बात समय की मर्यादा में करेंगे। वो बात आगे बढ़ाने के पहले 1-2 चीज जो छूट गई कल, वो जरा स्पर्श करके आगे बढ़े। लॉ ऑफ डिटैचमेंट हमें ये सिखाता है कि वस्तु का परिग्रह ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वस्तु का भी ज़्यादा परिग्रह न हो, व्यक्ति का भी ज़्यादा परिग्रह न हो। व्यक्ति और वस्तु यानी कि मटेरियल चीज जो अननेसेसरी है, जो हमारे समय पर काम नहीं आती है, ऐसी चीज़ों का पोजेशन हम ना करें। वो पोजेशन बिना अटैचमेंट के नहीं होता है। कुछ लोग डिटैचमेंट का मिसयूज करते हैं। वो ये कहते हैं, उनका लॉजिक ये है कि हमारे घर में सब परिग्रह तो है, लेकिन किसी पर हमारा अटैचमेंट नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे भरत चक्रवर्ती हो गए हो। भरत चक्रवर्ती होना इतना आसान नहीं है। हम भरत चक्रवर्ती नहीं हो सकते। भरत चक्रवर्ती ने पिछले कई जन्मों में बाहर के भौतिक परिग्रह को कम करते 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 मेंटली डिटेच होने की आदत डाली, और हम सब कुछ परिग्रह रखते हुए डिटेच होने की कोशिश करते हैं। पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट का एक नियम है कि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ना करें, फिर निकालना मुश्किल होगा। एक बार खरीद कर चीज़ें घर में लाए ना, दम निकल जाएगा छूटने में, दम निकल जाएगा। उसमें कई बात चली तो मैंने कहा परिग्रह कम करो। एक बहन ने बराबर लागी अब रंग चढ़ो डिटैचमेंट में। घर जाकर उसने अपनी बहू को कहा निकालो सब, चलो શું કહેવાય ગુજરાતીમાં અભરાઈ પર માળિયામાં में सामान तक उतारो। आज तो सैटरडे संडे सब परिक्रम बाहर। क्या समझ ने लेक्चर दिया, पहली बार अपरिग्रह की बात समझ में आई। सारी चीज़ें उतारी, ऊपर से उतार के फिर ऑर्गेनाइज करके फिर डब्बा पैक करके रख दो, शायद काम आए, रख दो शायद काम आए, फिर वापस वही सेट कर दी। छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हमारी मेंटालिटी होती है इतनी कीमती फेंक थोड़ी देंगे, शायद काम आएगी,
शायद काम आएगी, रखते चले जाते हैं। और इतना परिग्रह घर पर है, इतना परिग्रह है कि चीज़ें समय पर मिलती नहीं है, मेमोरी भी नहीं है और रखने का ऑर्गेनाइज ठिकाना भी नहीं होता है, तो मिलती नहीं, तुरंत एक किक मारा और बाहर से लेके आते हैं। घर में 3 टेप पड़ी है, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो टेप उठा के और लेके आएंगे, टेप रोल। तो नियम कर लो, अपरिग्रह का एक नियम कर लो, जो चीज घर में 1 साल तक यूज नहीं की, उस चीज को घर से बाहर निकालेंगे। मैं समय मर्यादा तक तो 1 ईयर। अब जो चीज काम की है वो तो साल में 2, 5, 10 बार यूज होगी ना। जो चीज पूरी साल भर यूज नहीं हुई, इसका मतलब है वो अननेसेसरी है। क्लियर? तो अननेसेसरी है तो घर में क्यों रखते हो भाई, निकालो बाहर। ज्यादा परिग्रह ज्यादा हिंसा, मोर पोजेशन मोर वायलेंस, क्योंकि हर परिग्रह के अंदर जीव जंतु पैदा होते हैं। इसलिए जैन साधु कपड़ा पहनने के पहले देखते हैं कि कपड़े में कोई जीव तो नहीं है, उसको कहते हैं पलेवण करना। पलेवण करके पहनते हैं और कई बार जीव निकलते हैं। वो दरवाज़ा भी खोलते हैं तो साइड में पलेवण करके फिर दरवाज़ा खोलेंगे, बंद करेंगे, क्योंकि उस बीच में भी बहुत सारे जीव होते हैं। हम तो ध्यान रख ही नहीं पाते गृहस्थी में। तो ये नियम कर लो कि जो चीज़ साल भर यूज नहीं हुई उसको बाहर निकालो। नियम करो, नई चीज तभी खरीद के घर पर लाएंगे जब पुरानी निकालेंगे। नया हम लेके आते हैं, पुराना पड़ा है तो बढ़ता जाएगा। अपरिग्रह जैन धर्म का प्रिंसिपल है। आज के मॉडर्न थिंकिंग करने वाले जैन लोग कहते हैं जैनिज्म इज नथिंग, AAA प्रिंसिपल इज द जैनिज्म। AAA प्रिंसिपल, A अहिंसा, A अनेकांत, A अपरिग्रह। दैट ज़्यादा कुछ ना कर सके, इन 3 की प्रैक्टिस करो। मन वचन का ऐसे अहिंसा, अनेकांतवाद, रिस्पेक्ट अदर पीपल्स व्यू, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, रिस्पेक्ट अदर आइडियोलॉजी, एंड डोंट स्टबर्न ऑन योर ओन थॉट एंड ओन आइडिया। बी हम्बल, बी पोलाइट, बी ओपन फॉर योर ओन आइडियाज एंड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स आइडिया। यह है अनेकांतवाद, है ना परिग्रह, जो चीज काम की नहीं। जितना ज़्यादा परिग्रह उतना एनवायरमेंट डैमेज ज़्यादा। एवरी एक्सेस पोजेशन नीड द एनर्जी। अगर आपने मकान में एक गर्म पानी का टैप चालू किया तो भी एनर्जी यूज होती है कि नहीं? और जब भी एनर्जी रिलीज होती है उसमें से कार्बन पैदा होता है। एवरी एनर्जी क्रिएट द कार्बन। रेफ्रिजरेटर से लेकर कोई भी चीज जो है वो कार्बन क्रिएट करती है। कार्बन एनवायरमेंट में स्टोर होती है। सूरज भी कार्बन को जला नहीं सकता। कार्बन नेवर डिस्ट्रॉय। वो कार्बन एनवायरमेंट में गर्मी बढ़ाता है, पोल्यूशन बढ़ाता है, अल्ट्रावायोलेट रेज धरती पर लाता है, ओजोन के अंदर होल क्रिएट करता है। जैन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था महावीर के समय में कि जैन लोग एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करते। क्यों? पृथ्वी का संयम, पानी का संयम, अग्नि का संयम, वायु का संयम, वनस्पति का संयम, 5 स्थावर काय का संयम करते थे। जैन लोग जितने एनवायरमेंटलिस्ट है दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज हम अपने पुण्य का ज़्यादा मिसयूज करते हैं। परिग्रह किसके कारण होता है? देखो इंटरेस्टिंग बात है, परिग्रह इकट्ठा करते हैं पुण्य की कृपा से। बिना पुण्य तो कहाँ अफोर्ड कर पाते हैं आप सब लोग। पुण्य है इसलिए बड़े बड़े मकान, पुण्य है इसलिए हर चीज। पुण्य के बिना परिग्रह इकट्ठा नहीं होता है। परिग्रह हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, पुण्य चाहिए।
लेकिन परिग्रह इकट्ठा करने के बाद उससे पाप होता है। परिग्रह करने के लिए पुण्य चाहिए, परिग्रह कर लेने के बाद वो हर परिग्रह पाप में कन्वर्ट होता है। तीसरा लॉ है आज का, लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ एनर्जी समझने की कोशिश करें थोड़ी देर। आप देखना, हर एक लोगों की एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। एनर्जी लेवल, लोग जब मुझे ये एक्टिविटी मेरी वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कहते हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। और मैं भी फील करता हूँ कि मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठता हूँ, उस समय मॉर्निंग में जो फ्रेश माहौल में मेरी एनर्जी लेवल होती है, वही मेरी एनर्जी लेवल रात को 11 बजे होती है। समय बदलता है, मेरी एनर्जी लेवल कहीं भी अप डाउन नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई, उसका सीक्रेट तो मैं खोज रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मल्टीटास्किंग नहीं करते ना। हाँ, बहुत अच्छा। तो मैं उसके कुछ कारण मैंने निकाले हैं। मैं मल्टीटास्किंग नहीं करता हूँ, नंबर 1। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखता हूँ, इसलिए मेरा एनर्जी लेवल ठीक रहता है। नंबर 3, मैं कम खाता हूँ। सबसे ज़्यादा कम खाने वाले का एनर्जी लेवल हाई रहता है, डट के खाने वाले का एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है। आलस अटैक करने लगता है, लेजीनेस अटैक करने लगता है। उणोदरी, महावीर का प्रिंसिपल, उणोदरी द बेस्ट की टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल। तो उणोदरी, फिर प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। जो आदमी प्रेजेंट में रहता है उसका एनर्जी लेवल डिस्टर्ब नहीं होता है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट थिंक टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर का प्लान मत करो। फ्यूचर का प्लान किए बिना कोई आदमी सक्सेसफुली जी नहीं सकता है, योगी भी नहीं, साधु भी नहीं। फ्यूचर का प्लान का विरोध है ही नहीं। फ्यूचर का प्लान भी जब करो तो प्रेजेंट में करो, उस समय प्लान में फोकस करो। यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू आर डूइंग द प्लान इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारा फ्यूचर का प्लान कब होता है? खाना खा रहे हैं और फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। तो फिर इन दोनों में प्रेजेंट एक्टिविटी कौन सी है, प्लान या खाना? तो डिसइंटीग्रेटेड माइंड होगा। तो एक चीज करें, फ्यूचर का प्लान प्रेजेंट में रहने में बाधक नहीं है। फ्यूचर का प्लान भी प्रेजेंट में रह के करो, यानी उस समय दूसरी एक्टिविटी मत करो। यह तो ये 3-4। और चौथी चीज है एक्सरसाइज, योगा। जो आदमी 20 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत डाल दे, 24 घंटा उनका एनर्जी लेवल हाई रहता है। 24 घंटा। मैं अगर सुबह 20 मिनट एक्सरसाइज ना करूं, मेरा एनर्जी लेवल शाम तक खलास हो जाएगा। और एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में रहती है। आज भी मैं जमीन से बिना हाथ का सपोर्ट खड़ा हो सकता हूँ। आज भी मैं शीर्षासन और सर्वांगन आसन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। नो गुल्ली। हम कहते हैं कि बाहर जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, तो हम तो रोज बाहर ही रहते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एक आज इनके घर पे, कल इनके घर पे, परसों इनके घर पे। दूसरे के घर पे रहने से मेरा योगा क्यों छूटेगा? इससे एक रॉन्ग साइकोलॉजी सेट की है। और मैं जब रोज करता हूं तो आज भी मेरी वही बॉडी फ्लेक्सिबल। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं करते हैं, मैंने लिखा था कल, जो नहीं करते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं। और सबसे बड़ी गलती यह है कि उनकी बॉडी आउट ऑफ देयर कंट्रोल। और बॉडी जब आउट ऑफ योर कंट्रोल हो गई तो ओल्ड एज में बहुत यातनाएं भोगनी पड़ेगी। आई यूज द वर्ड पेन, बहुत भोगना पड़ेगा ओल्ड एज में। अगर बॉडी को आपने एक्सरसाइज करके फिट रखा है, कोई भी बीमारी आएगी, आपकी बॉडी उसको झेल लेगी। झेलने की। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। रेगुलर, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बाकी जो हाथ खड़ा नहीं किया, ट्राई करो आज से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 घंटा करो, 1 घंटा करो, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट आपकी बॉडी के लिए जो भी नीडफुल है। जैसे आपको किसी को शोल्डर की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को बैक की एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को डाइजेशन के लिए ज़्यादा, जो भी आपकी बॉडी को नीडफुल है वो एक्सरसाइज रेगुलर करो। हर एक की अपनी प्राइवेट एक्सरसाइज का 20 मिनट टाइम होना चाहिए। सुबह उठकर नाश्ते के पहले लिटरली रिलीजियसली ये करो, जबरदस्त बेनिफिट है। आपकी ऑरा कभी डाउन नहीं होगी, आपकी एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होगा, और आपकी बॉडी सबसे बड़ी बात आपके कंट्रोल में रहेगी। तो ये एक चीज़ है। अब एनर्जी लेवल डाउन क्यों होता है, क्यों हमारा एनर्जी लेवल कलप्स हो जाता है, उसके कुछ कारण मैं सोच के आया हूँ। पहला कारण है कांस्टेंट वरी। कांस्टेंट वरी, चिंता, बच्चों की चिंता, जॉब की चिंता, फाइनेंस की चिंता, रिलेशन की चिंता, कांस्टेंट एंजाइटी आपकी एनर्जी लेवल कम करता है। नंबर 2, एंगर एंड हेट्रेड आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करता है। गुस्से वाले आदमी के अंदर एनर्जी नहीं होती है। नंबर 3, कंप्लेन करने वाले आदमी की एनर्जी कमज़ोर हो जाती है। कंप्लेन एटीट्यूड, कभी कंप्लेन कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटीट्यूड है, कई लोगों को हर जगह जाके कंप्लेन ही करेंगे। जेलेसी एनर्जी लेवल कमज़ोर करता है। जेलेसी, ईर्ष्या, વધારે પડતું બોલવું, कारण वगैर बोलना, ज़्यादा बोलना एनर्जी को खत्म करता है। 6 रीजन, डिजिटल एडिक्शन। डिजिटल एडिक्शन एनर्जी लेवल को खत्म करता है। फोन चाहिए, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चाहिए, हर 2 मिनट में स्क्रॉल करने की आदत। क्या कभी आपको याद है कि 5 घंटा फोन आपने दूर रखकर आपने काम किया हो? नया रिसर्च हुआ है कि हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं होगे तो चलेगा, मोबाइल चाहिए। ये एडिक्शन है, इसको एडिक्शन बोलते हैं। बिना कारण हर 10-15 मिनट में स्क्रॉल करना एडिक्शन है। आपका अटेंशन लेवल खत्म कर देता है, आपका विजुअलाइजेशन पावर खत्म कर देता है। तो और मैंने बोल ही दिया, और भूतकाल, पास्ट की हुई गलतियों को रिग्रेट करना, उससे भी एनर्जी लेवल कमजोर होता है। डोंट रिग्रेट फॉर योर पास्ट मिस्टेक, वी आर द ह्यूमन। भूल करना आदमी का स्वभाव है, होती है भूल, उससे लर्न करो, मैसेज, आगे बढ़ जाओ। बार बार पास्ट में जब मैंने गलती कर ली। ऊर्जा बढ़ाना कैसे, ऊर्जा कैसे बढ़ाए, कुछ चीज़ें मैंने बता दी, जो 3-4। उसके अतिरिक्त एनर्जेटिक फूड का, आपके फूड में एनर्जेटिक फूड का पोषण ज़्यादा होना चाहिए। 2 प्रकार के फूड होते हैं, एनर्जेटिक फूड एंड डेड फूड। डेड फूड, मरा हुआ खाना। कुछ फूड में एनर्जी नहीं है, जिसको गुजराती में हमारे हिंदी में कहते हैं प्राण युक्त आहार और प्राण मुक्त आहार। तो प्राण युक्त आहार होना चाहिए। फ्रूट प्राणयुक्त आहार है, ड्राई फ्रूट प्राणयुक्त आहार है, बाजरी, ज्वार, जौ प्राणयुक्त आहार है, मक्काई प्राणयुक्त आहार है। कौन? सब्जियां, वेजिटेबल्स प्राणयुक्त आहार है, ये सब खाओ। सॉफ्ट ड्रिंक डेड फूड है। सॉफ्ट ड्रिंक क्या क्या आते हैं हमारे इंडिया में? कोका, लिम्का, थम्स अप, यहाँ पर स्प्राइट, ये सब डेड फूड है। एनर्जी खा जाते हैं, एनर्जी बढ़ाते नहीं है, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। मीट तो है ही, खैर वो तो हम खाते ही नहीं, जैन लोग हैं। और उसके अतिरिक्त प्रोसेस फूड है, पैकेट वाला फूड है, वो सब डेड फूड है।
एक ही खाना दूसरी बार गर्म करना डेड। अमेरिका में जिससे पहले चलता नहीं, सुबह एक चीज बनाई, दिन में 5 बार गर्म करके वो खाते रहते, भाग्य में नहीं फ्रेश खाना। तो आयुर्वेद कहता है कि एक चीज दूसरी बार गर्म करोगे, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन खत्म। तो ये चीज है, मैदा डेड फूड है, मैदा वाइट फ्लावर डेड फूड, ये एनर्जी है। अब एनर्जी के लिए एक दो चीज मैं ये बता दूं शॉर्ट में, फिर दूसरे मुद्दे पर जाए समय की मर्यादा में। एनर्जी देखो कैसे काम करती है, हमारे इमोशंस से एनर्जी क्रिएट होती है। इमोशंस हमारे भाव से हमारे विचार बनते हैं। एक एनोलॉजी बराबर समझ लेते शॉर्ट में, हमारे इमोशंस जैसे हैं वैसे हमारी थॉट प्रोसेस बनती है। अगर नेगेटिव इमोशन है तो थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं बनेगी। अगर प्रेम, कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस है तो आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव बनेगी। माइंड में थॉट प्रोसेस है और हमारे हाइपोथैलेमस में इमोशन बनते हैं। इमोशन और माइंड दो चीजें अलग है। थॉट एंड इमोशन इज नॉट वन। ये तो समझ में आ रहा है ना। थॉट हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं, इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे संस्कार से गवर्न होते हैं। इतना डीप ना जा पाए तो इमोशन वैसे थॉट, जैसे थॉट होते हैं वैसे हमारी ओरा होती है। ओरा, ओरा आभा, अब ओरा बोलते हैं, AURA, ओरा। और जैसी ओरा होती है वैसा हमारा एनर्जी लेवल होता है। ये सीक्वेंस है। तो मूल बात है कि इमोशन को प्लेजेंट रखो। इमोशन प्लेजेंट है तो आपका थॉट प्रेजेंट होगा। थॉट लेवल प्रेजेंट है तो आपकी ओरा ठीक होगी। ओरा ठीक है तो आपका एनर्जी लेवल ठीक काम करेगा। ये जो मैंने बताए फूड और ये चीजें, ये निमित्त बनते हैं, एनर्जी को अप और डाउन करने में निमित्त बनते हैं। अब एनर्जी का प्रभाव बहुत सारी चीजों पर पड़ता है। एनर्जी का प्रभाव आप जो खाते हो, खाना बनाते हो, पीते हो, पानी ऑफर करते हो, इन सब में हमारी एनर्जी का प्रभाव है। एनर्जी का एक फॉर्म है वाइब्रेशन। ये भी मैं बता दूं, वाइब्रेशन इज द सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे, पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे। वाइब्रेशन हर चीज के होते हैं। व्यक्ति के शरीर में से रेडिएशन निकलते हैं, वाइब्रेशन को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिएशन। हमारे घर के अंदर अपने वाइब्रेशन है, हर चीज। जैन सेंटर के अपने वाइब्रेशन है, देरासर में जाओगे अपने वाइब्रेशन है, आपके लिविंग रूम में अलग वाइब्रेशन है, आपके मास्टर बेडरूम में अलग वाइब्रेशन है, आपके किचन में अलग वाइब्रेशन है। हर जगह वाइब्रेशन होता है। आप किसी के घर में भी घुसो ना, अगर आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिसेप्टिविटी है तो 2 मिनट में पता चल जाएगा इस घर में नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा है कि पॉजिटिव। इसके लिए कोई डीप योग की साधना करने की जरूरत नहीं है। ओनली रिसेप्टिविटी एंड ऑब्जर्वेशन चाहिए। यू कैन इजीली कैच इट। कभी लगता है आपको किसी के घर जाते तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बैठे रहिए, शांति मिलती है। कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ शांति मिलती है, कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ बेचैनी होती है, जल्दी भागने का मन होता है। फील किया कभी? इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव जगह होती है। और कोई नई जगह पर हम रहने जाते हैं, कोई नई जगह हम खरीदते हैं तो उसको सिद्धि के लिए, उसकी क्लीनिंग के लिए हम भूमि पूजन करते हैं। ये भूमि पूजन अंधविश्वास नहीं है। वी ट्राई टू कन्वर्ट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। दैट इज व्हाई वी डू द वास्तु, वी डू द भूमि पूजन। भूमि पूजन में क्या होता है? मंत्रोच्चार होता है,
दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जो भी नेगेटिविटी होती है वहाँ हटाते हैं। जिस घर में मंत्र साधना होती है उस घर में नेगेटिव वाइब्रेशन टिक नहीं सकते हैं। और उसमें भी ग्रुप में अगर मंत्र साधना करते हैं, बोलकर अगर मंत्र साधना करते हैं, वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं टिकते हैं। जिस घर में रोज प्रार्थना होती है वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं टिकते हैं। जिस घर में हर मेंबर 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करता है वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं टिकते हैं, ये उसको हटा देते हैं। स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि रिवर के किनारों पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी कहाँ कहाँ होती है? नदी के किनारे पर, तीर्थ स्थानों में पॉजिटिव एनर्जी होती है, पहाड़ों पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, अमुक सर्टेन वृक्ष के नीचे पॉजिटिव एनर्जी होती है। कुछ वृक्ष नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं, लेकिन पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, तुलसी का पेड़, ये सब पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते हैं, डिवाइन एनर्जी छोड़ते हैं, तो वो भी उसके अंदर रोल करता है। पानी के अंदर भी एनर्जी होती है, हम डालते हैं पानी के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव होता है, सबसे ज़्यादा। पानी द मोस्ट सेंसिटिव आइटम, मोस्ट सेंसिटिव। इसीलिए पानी के आधार पर हीलिंग प्रोसेस होता है। अगर किसी को कोई बीमारी है, पानी का ग्लास सामने रखो, पर्टिकुलर मंत्रोच्चार करो, पानी को चार्ज करो, ऑटो सजेशन दो, पानी के मोलेक्यूल बदल जाते हैं। एक जापान में एक डॉक्टर हुए, मासारू एमोटो, नाम सुना? मासारू एमोटो को नोबेल प्राइज मिला, डॉक्टर है। उसने रिसर्च किया कि पानी के मोलेक्यूल को बदला जा सकता है। उसने रीतसर प्रयोग किए कुछ लोगों पर। गुस्से वाले लोगों को पानी का ग्लास पकड़ाया, पानी के ग्लास के अंदर पानी के ड्रॉप के मोलेक्यूल बदल गए। केमिकल चेंज, पानी की केमिकल प्रोसेस बदल गई। जिसके अंदर कंपेशन था, काइंडनेस था, लव था, पानी का ग्लास पकड़ाया, उसके मोलेक्यूल चेंज हो गए पॉजिटिवली। उस मोलेक्यूल के पिक्चर लिए गए, उसके कलर के पिक्चर लिए गए। आप घर पे जाके शांति से डिजिटल वर्जन यूज करना। फोन तो यूज करते ही हो, ज़्यादा मिसयूज करते, अब यूज करना। इसमें जाके इसका नाम लिखना, मासारू एमोटो। उसने वाटर पर क्या एक्सपेरिमेंट किए, आप देखोगे उसके कलर। अगर प्रेम और काइंडनेस है तो पानी के मोलेक्यूल पिंक कलर के हो जाते हैं। गुस्सा किया, एक किया, रेड कलर के हो जाते हैं। झूठ बोल रहे, चीटिंग कर रहे हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। रिसर्च पानी के मोलेक्यूल को लैब में बदलते हुए देखा गया। मोस्ट सेंसिटिव। और पानी पर क्यों प्रयोग किया भाई? वाई पानी पर? हमारे शरीर में कितना % वाटर है? 70%। आप सोचो, हमारी बॉडी को कंट्रोल वाटर कर रहा है। हमारे अंदर के वाटर की क्वालिटी क्या है? अगर गुस्से में पानी पी रहे हो ना, वो पानी आपको सिक करेगा, इल करेगा, बीमार करेगा। इसलिए कभी भी पानी पीते समय सीधे मत पियो। टेंशन में जॉब करके आए, गुस्से में आए, 2-4 आर्ग्यूमेंट करके आए, पानी पी रहे हो, आपको खत्म कर देगा। किसी भी स्थिति में आप हो, पानी का ग्लास पीते समय 2 सेकंड रुक जाओ, उसको हील करो, जरा प्रेमाळ बनो, जरा दयालु बनो, बेबी ड्रामा करो, नाटक करो, प्रेमથી વાઈફ સાથે મીઠા શબ્દોમાં બોલો, હની थोड़ी प्रेमથી। हाँ, नवकार मंत्र बोलो, कोई बात नहीं। लेकिन नवकार मंत्र देखो, बैठ के पियो। हाँ, बैठ के तो पीना ही है। खाली नवकार मंत्र तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन भाव भी तो वो होना चाहिए ना। समझने वाला नवकार गुस्से में भी नवकार मंत्र गिना जा सकता है।
ईर्ष्या में भी नवकार मंत्र गिना जा सकता है, इसलिए उस नवकार मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवकार मंत्र के पीछे भाव ठीक नहीं है। पहले भाव को ठीक करो, फिर कोई भी मंत्र बोलो, काम करेगा। क्योंकि 70% वाटर है, इसलिए वो वाटर पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी वाटर से कैंसर होता है, उसी वाटर से माइग्रेन होता है, उसी वाटर से साफ, बहुत जबरदस्त काम किया उसने। इसलिए जब भी किसी को पानी दो ना, प्रेम से दो, जरा थोड़ा थोड़ा अपने इमोशन डाल के दो। मित्र हो तो मित्र हो तो, शत्रु तो बनाना ही नहीं है उषा बहन। हिटलर बोलने का उसने हिटलर भी बोला, उसने हिटलर बोल के पानी के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व किया वैसे मोटो ने, हिटलर बोलकर। हाँ एकदम से ना डरावना पिक्चर आता है, एकदम बहुत डरावना। हाँ, बहुत डरावना। भयानक एकदम। इसलिए अपने को तो शत्रु किसी को मानना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है। हमारे लिए तो शत्रु कोई है ही नहीं। मैं किसी के लिए शत्रु हो सकता हूं, लेकिन मेरा कोई शत्रु नहीं है। गांधी जी के दुश्मन बहुत थे, बहुत अंग्रेज गांधी जी के दुश्मन थे। गांधी जी के मन में किसी के प्रति दुश्मनी नहीं थी। तो ये सब फीलिंग है, बच्चों को भी हील कर सकते हैं। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पानी को यूज करने के पहले या किसी को देने के पहले आप उसमें वाइब्रेशन डालो, ऑटो सजेशन डालो, पॉजिटिव अफर्मेशन डालो, और फिर दो मिरेकल। मिरेकल शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर पाते, इसलिए मिरेकल बोल रहे हैं। पानी के मॉलिक्यूल टोटली पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर घर में नेगेटिव है तो क्या करेंगे? नेगेटिव एनर्जी है तो 2-3 ऑप्शन खाली टूल बता दूँ। पहली चीज़ है कि वीक में 15 दिन में एक बार, जब भी घर में अगर आप जो क्लीन करते हो, पोछा करते हो या सफाई करते हो, तो सोल्ट का यूज़ करो। पानी में थोड़ा सोल्ट डालकर उस सोल्ट से पोछा करो। सोल्ट नेगेटिविटी को हटाता है, ये याद रखना। आज भी अमेरिकन घरों में जाओ, घर में घुसते आप देखेंगे तो उसका डेकोरेशन वो सोल्ट का होता है। होता है ना, सोल्ट है, हिमालय सोल्ट, उसमें वो लाइटिंग रखते हैं। हमारे घर पे भी होंगे कहीं, तो वो सोल्ट के क्यों रखते हैं? डेकोरेशन तो है ही, साइंस भी है। सोल्ट घर की नेगेटिविटी को हटाता है। कई लोग जानने वाले टॉयलेट के वो खिड़की के अंदर एक सोल्ट की कटोरी रख देते हैं, थोड़ा सफाई करते समय। महीने में एक बार आप स्नान भी करो तो एक बकेट में थोड़ा सोल्ट डाल के करो, 1 स्पून। अब तो बकेट यूज करते ही, सीधा ही डायरेक्ट। तो 15 दिन में एक बार बकेट यूज करो, बकेट उसमें सोल्ट थोड़ा, तो वो आपके अंदर, क्योंकि कितने लोगों ने आपको टच किया, कितने लोगों का स्पर्श हुआ, वो सब नेगेटिविटी आपके अंदर होती है, निकल जाती है। तो ये चीज़ करें। तो एनीवे, और भी एक चीज़ है, अगर नेगेटिविटी है तो हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, और ख़ास करके इजिप्ट के लोगों ने एक टेक्निक होती पिरामिड, पावरफुल टेक्निक। जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर आप उसके प्रॉपर डायरेक्शन में पिरामिड लगा लो, पिरामिड नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करता है। कभी स्टडी करना पिरामिड पर, कभी ऑनलाइन स्टडी करना, आजकल तो सब पिरामिड अगर वो साइंटिफिकली बना हुआ है, उसके नियम से, पिरामिड के अंदर कोई भी चीज रखो वो महीनों तक खराब नहीं होती है। जिन लोगों ने पिरामिड बनाया इजिप्ट में, पिरामिड बनाने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने उन लोगों की हत्या कर दी ताकि इजिप्ट की पिरामिड की कॉपी दुनिया कर ना सके। तो बहुत पावरफुल है। मैं भी पहले यूज़ करता था, अभी कुछ मैं यहाँ लेके आया हूँ राजकोट से। अगर जैसे घर में नेगेटिव एनर्जी है, बाहर से कुछ लोग आते हैं नेगेटिव एनर्जी, तो पिरामिड के भी प्रकार होते हैं। एक पिरामिड जो है इन आउट पिरामिड बोलते हैं, इन आउट। एक पिरामिड घर के अंदर रखना है, एक पिरामिड घर के बाहर, जो मेन गेट होता है इसके अंदर रखो, एक बाहर रखो। तो अंदर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आएगी। शर्त इतनी है कि उस पिरामिड को चार्ज करना पड़ता है।
पिरामिड इटसेल्फ इज अ डल, उसको एनर्जी देकर, उसको अफर्मेशन देकर व्यक्ति के नाम से चार्ज करना पड़ता है, देन इट्स वर्क। जैसे मोबाइल फोन वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल है, लेकिन उसको चार्ज करना पड़ेगा बैटरी को, वैसे उसको चार्ज करके अगर आप लगाओगे तो इट फंक्शन। पिरामिड का शेप इटसेल्फ इज अ फंक्शन, वो करता है। तो एक ये चीज़ है। अब मैं थोड़ा बात करूँ 10 मिनट। कर्म की मुझे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि यू ऑलरेडी नो। चौथा लॉ है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा। आज एक चीज हमको सीख के जाना है, नई चीज। मैं जब भी यहाँ बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं आपको नई क्या चीज दूँ जिस आप सीख के जाओ। वी आर कमिंग हियर ऑन द वीकेंड, वैल्यूएबल टाइम टू लर्न समथिंग, राइट। टाइम पास करने नहीं आता। तो आज एक चीज हमको सीखनी है, मैं भी सीख रहा हूँ, कर्म के ऊपर। बाकी सब चीज़ें जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है, ये सब आपने लेक्चर सुन रखे हैं। कर्म की ये फिलोसॉफी एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीज़ सिखाती है, और वो चीज़ ये है कि हम लोग जब भी कर्म की बात करते हैं तो हम अधिकतर पास्ट के कर्म की बात करते हैं। बराबर समझना पॉइंट, 10 मिनट लूँगा। हम अधिकतर जब कर्म की बात करते हैं तो कौन से कर्म की बात करते हैं? अब मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो? पास्ट, किया हुआ कर्म, किया हुआ मतलब पास्ट, किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। एक तो ऑलरेडी डिप्रेस्ड, और फिर ऐसा डायलॉग स्वामी जी सुना दे, बाप रे मरे, किया हुआ भोगना पड़ेगा। तो लगता है कि जैनिज्म आदमी को निराश कर देता है। एक तो ऑलरेडी हम परेशान है और ऐसे जैनिज्म के सिद्धांत सुनते कर, ये कोई कर्म कोई अदालत नहीं है, ये कोई फांसी का फंदा नहीं है, ये कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। मैं थोड़ा ट्रैक बदलता हूँ, मैं बदलता हूँ मतलब कर्म सिद्धांत कहता है हमको ऑब्जर्वेशन चाहिए। हम क्यों बार बार पास्ट को फोकस करते हैं कि जैसा मैंने किया है वैसा भोगना पड़ेगा? तो किसने किया है पास्ट में? पास्ट में किया वो भोगना पड़ेगा। पास्ट में किया किसने? तो जिम्मेदार कौन? तो पास्ट में अगर मेरे से गलत हुआ है तो अभी मैंने सिखाया कि व्हाई यू आर गोइंग ऑल द टाइम इन द पास्ट एंड रिग्रेट। कर्म सिद्धांत कहता है आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। अब इस ट्रैक पर आओ। कर्म कहता है आज का कर्म किसके हाथ में है? बराबर समझना, मैं एक सेकंड में ट्रैक बदल रहा हूं। आज मुझे कौन सा कर्म करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। आज मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय करना कि क्षय करना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। आज मुझे दर्शनीय कर्म का उदय करना कि क्षय करना मेरे हाथ में है। वी आर द मास्टर ऑफ अवर कर्मा। कर्मा, आज तक हमने सुना है कर्मा इज द मास्टर ऑफ अवर लाइफ। जैसा कर्म किया वैसा भोगना पड़ेगा। कर्म इज द मास्टर, वी आर द स्लेव। मैं कह रहा हूं यू आर द मास्टर, कर्म इज द स्लेव। कर्म करने वाले आप है ना। फॉरगेट द पास्ट में क्या किया है, आज कौन सा कर्म करना है, यू हैव ए चॉइस। कर्म आपको चॉइस देता है आपको क्या करना है। और व्हाई ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, व्हाई एनिमल लाइफ इज लेस इंपॉर्टेंट देन द ह्यूमन लाइफ, बिकॉज ह्यूमन हैव ए पावर टू चूज। एनिमल के पास चूज का पावर नहीं, वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से जीता है। ह्यूमन लाइफ हैव ए चॉइस टू चूज। तो मुझे गुस्सा चूज करना है कि शांति चूज करना है, मेरे पावर है। मुझे अच्छे शब्द चूज करना है कि बैड वर्ड्स बोलना है, मेरा चॉइस है। तो कर्म क्या करना मेरे हाथ में है। कर्म करने में इंटेंशन कैसा रखना मेरे हाथ में है। मैं सब कर्म की प्रोसेस बता रहा हूं। कर्म में सबसे ज्यादा रोल इंटेंशन का है। कर्म कर रहे हैं फिजिकली, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन किसके हाथ में है?
आपके हाथ में। तो वो इंटेंशन 80% कर्म का रिस्पॉन्सिबल है, बाकी 20% आपकी वाणी से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से कर्म बनते हैं। 80% आपके इंटेंट से कर्म बनते हैं। तो आपके हाथ में है। आज को अच्छा शेप देकर आप फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो। और आज का कर्म, आज की एक्शन, आज की स्पीच, आज का थॉट, आज का इमोशन मेरे हाथ में है। तो फॉरगेट द पास्ट। और जैनिज्म तो एक कदम आगे जाकर कह रहा है, अगर मैं प्रेजेंट में अच्छा कर्म कर रहा हूं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा आएगा, और कर्म जब मैं अच्छा कर रहा हूं तो पिछला खराब किया हुआ भी टूट जाएगा। बिना तोड़े पिछला कर्म किया हुआ तोड़ सकते हैं कि नहीं? क्यों मौन हो गए भाई? एनर्जी लेवल डाउन हो गया? पौने 5 बजे। आई एम लुकिंग योर एनर्जी लेवल। कुछ भी नहीं कर रहे, मैं ही बोल रहा हूं, शांति से बैठे रहे, रिलैक्स हो। पिछला कर्म, आज अच्छा कर्म किया, पिछला कर्म टूट जाता है। आज मैंने नेगेटिव कर्म करना बंद किया, कल के नेगेटिव कर्म जो मेरे बंधे हुए हैं डिलीट होने लगे। बोलो। सारे कर्म थोड़ी टूट सकते हैं, मोहनीय कर्म नहीं टूटता है। देखो इसमें ऐसा है, अब 2% जो निकाचित कर्म है उसमें क्यों जा रहे हो? ठीक है, ठीक। 98 की खुशी मनाओ ना, 2% वो निकाचित तो है। और निकाचित कर्म भोगने पड़ेंगे तो भोग लेंगे, डरने की क्या बात है? महावीर के अनुयायी है, सिंह जिसका लांछन है। महावीर स्वामी के लांछन क्या है? हम महावीर के शिष्य है। अगर कर्म का उदय आएगा तो भोग लेंगे। राजीमती जी ने भोगा, गजसु कुमार ने भोगा, सबने भोगा, तो क्यों? देखो एक चीज और बता दूं, कर्म, खराब कर्म का उदय आए उससे भोगने में डरो मत। वी आर रेडी। मैं तो कह रहा हूं एक्साइटेड हो जाओ, आ जाओ, डरते काहे को, आ जाओ। इसीलिए सारे तीर्थंकर सामने से चलाकर कर्म को उदय में लाते हैं। महावीर स्वामी अगर आपकी जैसे और हमारी जैसी नॉर्मल लाइफ जीते ना, एयर कंडीशन में रह के कंफर्ट जोन में, तो महावीर स्वामी को 50 जन्म और लेने पड़ते हैं। समझ में आ रही बात? वो 50 जन्मों के कर्म कंफर्ट जोन छोड़कर जंगल में गए, साधना की, एक जन्म में तोड़ दिया, जिसको कहते उदीरना। कल क्या उदय में आओगे, मैं आज खींच के उदय में ले आता हूं। यह है पराक्रम। इसलिए कर्म के उदय से डरो मत। मेंटली इतने प्रिपेयर रहो कि कर्म के उदय के समय मैं आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में नहीं जाऊंगा। लाख मुश्किलें आएगी, मैं अंदर से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मेरा मनोबल नहीं टूटेगा। बीमारी आदमी को इतना नहीं मारती है जितना बीमारी में आदमी अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्बेंस मार देता है। बीमारी क्या मारेगी? कोरोना के समय में कहा जाता है भाई कोरोना से उतने लोग नहीं मरे जितने कोरोना के भय से मरे, भय से मर गए। तो ये मैसेज है कर्म का। आज मुझे एक नई चीज, अब मैसेज पहुंचा अब तक? डोंट गो इन द पास्ट अबाउट द कर्म थियरी। अरे बाप रे, આટલા કર્મો કર્યા અને એમાંય પાછા બધા પ્રકારો આવડતા હોય એટલે તો હાવ ગયા। નામ કર્મ ના હો 152 પ્રકૃતિ, બાપ રે ભાઈ। પછી આમાં જેટલું જ્ઞાન દીપ હોય ને એટલા વધારે દુઃખી થાવ। આ ખબર જ નથી કયા કર્મનો હોય, એમાં તો નહીં ભોગ પી લેશું। આ ખબર હોય એમાં વધારે તકલીફ। अज्ञान तो अंधेरे में, उपनिषद कहता है, अज्ञान तो आदमी को अंधेरे में भटकाता है। कई बार ज्ञान भी अंधेरे में भटकाता है। टू मच नॉलेज, इफ इंटरनली यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, टू मच नॉलेज इज डैमेज योर लाइफ। ध्यान रखना। इसीलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे लगा कि भगवान महावीर स्वामी और सारे जैन आचार्य कर्म पर इतना जोर देते हैं, तो इसमें कुछ होना चाहिए। इसमें अच्छी चीज यह है
कि यू आर द मास्टर ऑफ योर कर्मा, यू कैन डिजाइन योर ओन कर्मा। कितनी बड़ी ब्यूटीफुल बात है। और आप अच्छी डिजाइन करके फ्यूचर को बदल सकते हैं एंड पास्ट को बदल सकते हैं, दोनों को। और 90%, 98% कर्म किए हुए भी भोगना जरूरी नहीं है। दैट इज द जैन प्रिंसिपल। 98% किए हुए कर्म, अज्ञान में, प्रमाद में, आलस में, ईर्ष्यावश, इमोशन से किए हुए कर्म भोगना जरूरी नहीं है। એટલે કહેવાય છે જ્યારથી જાગ્યા જબ જગે તभी। आज મારી જાગૃતિ આવી ને વૈરાગ્ય ને आज મારું ધર્મ ધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાન આવ્યું ને, મારા આર્ત ને રૌદ્ર ધ્યાનના બાજરા બધા કર્મો કરવા લાગ્યા। By developed your present awareness, you delete your past karma which you did with lack of awareness। ये कर्म का सिद्धांत है। नाउ आर यू हैप्पी? हाँ बोलो। ये कर्म का सिद्धांत याद रखो। बाकी कर्म की सारी बातें सही है, लेकिन सिर्फ फोकस कहाँ करना वो आपके हाथ में है। पुराने लोग पास्ट को फोकस करते हैं, करेला तो भोगवाज पड़से हो, तुम छूटसो नहीं हो, अपने तक बाप रमाया। मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट को डिजाइन करो ना अच्छा। कल हो गया सो हो गया, आज अच्छा करो। एनर्जी इसमें लगाओ, एनर्जी पास्ट में क्यों लगाते हो? अंडरस्टैंड? तो ये कितने हो गए टोटल? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कर्म। अब 3 बाकी रहे हैं, वो 3 की चर्चा हम फिर करेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयति शासनं। जिन शासन देव की, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आज के आनंद की। थैंक यू।